बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी, इनका सब्जेक्ट अप्लाइड फिज़िक्स 1, कोड है इसका फिज़िक्स 143। हम इसके MCQs कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 के MCQs करने हैं और चैप्टर नंबर 3 जो है वो फ्रिक्शन का चैप्टर है। MCQs में क्वेश्चन नंबर 1 है, friction always try to dash the motion of the body। यानी हमने ये खाली जगह जो है इसको फिल करना है। friction always tries to dash the motion of the body, और इसमें क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए पे हमें ऑप्शन दी गई है स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी, बी पे ऑप्शन दी गई है इंक्रीज द मोशन ऑफ द बॉडी, और सी पे डिक्रीज की ऑप्शन दी गई है, और डी पे कीप कांस्टेंट की ऑप्शन दी गई है। हमें ये मालूम है कि फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो बॉडी की मोशन के अगेंस्ट उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है और वो उसकी मोशन को स्टॉप करती है। तो इसलिए फिल इन द ब्लैंक में हमारे पास ए पे ऑप्शन मौजूद है जो सही है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो ए पे है, यानी स्टॉप का लफ्ज़ आएगा यहाँ पे। फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 है, relation between coefficient of kinetic friction and coefficient of static friction is, कि coefficient of kinetic friction और coefficient of static friction में क्या रिलेशनशिप है। coefficient of friction जो होता है वो म्यू होता है और वो F/R के बराबर होता है। जो coefficient of static friction होता है उसको हम म्यू S लिखते हैं, और जो coefficient of kinetic friction होता है उसको म्यू K लिखते हैं। जब बॉडी अभी मूव नहीं कर रही होती तो उस वक्त जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और जब बॉडी मूव करने के बिल्कुल करीब होती है उस वक्त उस पर मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, उसको हम म्यू एस लिखते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, यानी उसमें हरकत आ जाती है, तो उस वक्त जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो उस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से थोड़ा कम हो जाता है, उसको हम म्यू के कहते हैं, यानी काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं उसको। तो हमसे यही पूछा गया है कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है, और ऑप्शन में हमें दिया गया है ए पे म्यू एस इज़ ग्रेटर दैन म्यू के, बी पे ऑप्शन दिया गया है म्यू एस इज़ लेस दैन म्यू के, सी पे ऑप्शन दिया गया है म्यू एस इज़ इक्वल टू म्यू के, और डी पे ऑप्शन दिया गया है म्यू एस इज़ इक्वल टू 1/म्यू के। तो हमें ये मालूम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, यानी ग्रेटर दैन होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए पे करेक्ट है, यानी म्यू एस इज़ ग्रेटर दैन म्यू के। ये रिलेशनशिप होता है दोनों का। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ डैश टू द नॉर्मल रिएक्शन। कि हमने ये फिल इन द ब्लैंक करनी है और हमें ऑप्शन दी गई हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर टू, ग्रेटर के साथ वैसे भी टू का लफ्ज़ ग्रामेटिकली दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए ग्रेटर का लफ्ज़ यहाँ पे आ नहीं सकता। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़, बी पे ऑप्शन है लेस टू द नॉर्मल रिएक्शन, तो ये भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। सी पे हमारे पास ऑप्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, या डी पे ऑप्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारे पास जो ऑप्शन दुरुस्त है यहाँ पे वो सी पे मौजूद है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतनी लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 4, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू लिखते हैं और हमसे ये पूछा गया है कि म्यू किसके बराबर होता है। ए पे ऑप्शन दी गई है R/F होता है, इसमें R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, F क्या है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो बी पे हमारे पास ऑप्शन R/F होती है, सी पे ऑप्शन है R/म्यू होता है, और डी पे ऑप्शन है F/R होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी वाला करेक्ट है, F/R, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज़ इक्वल टू F/R। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज़ इक्वल टू, तो ये हमें ऑप्शन दी गई हैं साइन अल्फ़ा,
कॉज अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा और सीकेंट अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, यानी हमसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है इनका आपस में रिलेशनशिप पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे करेक्ट है। म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो टेन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेन लें तो वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आता है। म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, ये रिलेशनशिप होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है द फ्रिक्शन इन बॉल बेयरिंग इज। बॉल बेयरिंग जो है वो एक डिवाइस है जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो कि रोल करते हैं। तो दो सरफेस जो कि आपस में स्लाइड करना होता है उनके दरमियान ये बॉल रखे जाते हैं, तो इसलिए वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो बॉल बेयरिंग जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो उसमें होती है। तो हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं, ए पे स्लाइडिंग, बी पे दिया गया स्टैटिक और सी पे दिया गया लिमिटिंग और डी पे हमारे पास ऑप्शन है रोलिंग। द फ्रिक्शन इन बॉल बेयरिंग इज रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन होती है उसमें, तो इसलिए डी वाला आंसर जो है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन सॉलिड बॉडीज मूविंग इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड। कि हमारे पास फ्लूइड कौन से होते हैं, जो गैसेस होती हैं वो, और जो लिक्विड्स होते हैं वो, इनको फ्लूइड्स कहा जाता है। तो फ्लूइड में अगर कोई सॉलिड बॉडी जो है वो गिर रही हो या उसको उसमें मूव कर रही हो तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी वो ज़ाहिर है फ्लूइड की वजह से एक्ट करेगी, तो जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो हमें आंसर में हमें ऑप्शन दी गई हैं, ए पे डायनामिक फ्रिक्शन, बी पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सी पे रोलिंग फ्रिक्शन और डी पे कहा गया है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो हमारा आंसर जो है डी पे करेक्ट है। द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन सॉलिड बॉडीज मूविंग इन द फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, तो उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ द बॉडी। यहाँ हमने फिल इन द ब्लैंक करनी है, यहाँ पे लफ्ज़ लगाना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। हमें ऑप्शन दी गई ए पे शेप, यानी फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, और बी पे हमें दिया गया है रफनेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन रफनेस ऑफ द बॉडी, और सी पे हमें दिया गया है फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द बॉडी, और डी पे वॉल्यूम का लफ्ज़ दिया गया है फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो फ्रिक्शन जो है ना तो बॉडी की शेप पे डिपेंड करती है, ना एरिया पे डिपेंड करती है और ना वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, बल्कि ये दोनों सरफेस जो होती हैं उसकी रफनेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए हमारा आंसर बी पे करेक्ट है, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन रफनेस ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की रफनेस पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा बॉडी रफ होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी बॉडी इज कॉल्ड। कि जब बॉडी एट रेस्ट हो तो उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो वो अप्लाइड फोर्स होती है, और जो फोर्स फिर उस फोर्स के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है वो फ्रिक्शन की फोर्स होती है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती जाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो भी बढ़ती जाती है, और एक वक्त आ जाता है कि जब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाती है। उसके बाद अगर हम मज़ीद अप्लाइड फोर्स लगाएं तो फिर बॉडी मूव कर जाती है। बॉडी के मूव करने से जस्ट पहले जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बी पे करेक्ट है। हमें ए पे आंसर दिया गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो जब बॉडी एट रेस्ट होगी तो उस वक़्त वो मैक्सिमम हो या उससे कम हो, जो भी फ्रिक्शन होगी उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जब बॉडी मूव कर जाती है तो उसको हम डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं, ये सी पे हमारे पास, या उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, डी पे हमें ऑप्शन दी गई है। तो लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बॉडी जब एट रेस्ट होती है और हरकत करने से जस्ट पहले जो उसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, उसको फिर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर जो बी पे करेक्ट है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन वी वॉक और रन टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड वी नीड। कि हमने जब भागना हो या हमने चलना हो और हमने ज़मीन को अपने पाँव से बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करना हो तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो वी नीड
नंबर ए इनर्शिया की ज़रूरत होती है, नंबर बी पोजीशन की ज़रूरत होती है, नंबर सी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है और नंबर डी वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिर है जब हमने ज़मीन पे चलना है तो ज़मीन को पुश करना है हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उस वक्त हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ज़मीन को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे चलने में फ्रिक्शन जो है उसका अहम रोल होता है। इसीलिए जो सरफेस ज़्यादा स्मूथ होती है, जैसे बर्फ़ के ऊपर हमें चलना मुश्किल होता है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होती है, तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है चलने के लिए या ज़मीन पे भागने के लिए। तो हमारा आंसर जो है वो सी पे करेक्ट है, यानी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है हमें। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर नंबर 3, फ्रिक्शन का चैप्टर था। इसके MCQs हमने देख लिए, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें। कमेंट्स करना है तो आपको इजाज़त है, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।